नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं जीडीसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जो आज का टॉपिक होगा वो होगा हमारा भूकंप से संबंधित। इसमें लेके आए हम अर्थक्वेक से संबंधित सारे क्वेश्चन। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। जो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है वो रीड के द्वारा दी गई थी और इसने उसमें बताया था कि कोई भी जो चट्टान है इस पर जब प्रेशर डालते हैं तो एक निश्चित सीमा तक ही इसमें प्रेशर सहने की क्षमता होती है। उसके बाद जो तरंग उत्पन्न होगी वो इसमें तड़क या फिर इसमें जो विकृति है वो ला देगी। तो यहाँ पर आंसर रहेगा, इससे रहेगा हमारा भूकंप से संबंधित ये थ्योरी रहेगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे प्रमुख स्रोत है। यहाँ पर जो ये चारों है ये जो जानकारी देने में हेल्पफुल होते हैं, लेकिन दोस्तों जो सर्वाधिक उपयुक्त है वो रहेगा भूकंप विज्ञान। जो अगला है टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरह आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने के लिए हमें हेल्पफुल है। तो देखना है, जब हम 32 मीटर नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये हर एक दिशा में इसी दर से बढ़ता रहे। कहीं कहीं पर इसकी दर ज्यादा भी होती है और कहीं कहीं पर इसकी कम होती है। ऐसा तो कह सकते हैं कि जो तापमान है वो बढ़ता है लेकिन एक निश्चित दर से नहीं बढ़ता है। आइए चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, ज्वालामुखी। ये भी जो हम देखते हैं, ज्वालामुखी से जो मैग्मा चट्टान बाहर आता है, इससे भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी लगा लेते हैं। और जो दबाव और घनत्व है, इसमें देखना है कि जो दबाव और घनत्व जैसे जैसे हम इंटरनल नीचे जाते हैं तो दोनों ये हमेशा बढ़ते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? इसमें पूछा गया है कि लिथोस्फीयर। जब भूगर्भ में जब भी भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति, यहाँ पर तरंगों की उत्पत्ति होगी तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम भूकंप केंद्र फोकस। इसके साथ साथ एक नाम इसका और है मूल केंद्र। लेकिन दोस्तों हमें ये देखना है, जब भी ये तरंग 90 डिग्री के एंगल पर पृथ्वी पर आकर टकराएंगी तो इस क्षेत्र को कहेंगे हम अधि केंद्र, एपी सेंटर। तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा भूकंप केंद्र फोकस। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने का एक यंत्र है। यह बात बिल्कुल सही है। जो इसमें होता है रिएक्टर स्केल में 0 से लेकर 9 तक संख्याएं लिखी होती है और इसी के आधार पर भूकंप की तीव्रता को हम माप सकते हैं। इसमें हमें देखना है, जब यहां से 1 से लेकर 2 के बीच भूकंप आएगा तो 10 गुना तीव्रता बढ़ जाती है। एक बार हुआ ऐसा था कि 2 और 4 इसमें देकर ये पूछ लिया था कि जो यहाँ पर भूकंप आया है और जो यहाँ पर भूकंप आएगा कितने रेशियो में इसकी वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ फिर 10 और फिर यहाँ जाएगा 100। तो 2 और 4 के बीच
यहाँ पर 1 मान लिया, यहाँ पर 10 मान लिया, उसके बाद 100 से, तो 1:100 के बीच रहेगा। आइए चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। रिएक्टर स्केल एक लॉगरिथम स्केल होता है, यह भी बात सही है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। तो हमें देखना है, जब दोस्तों 0, 1 और 2 इनके बीच जब हम देखते हैं तो 1 और 2, जब इनके बीच जो ऊर्जा मुक्त होगी यो 32 गुना ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी। तो यहां पर ये ऑप्शन गलत रहेगा। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहां पर ये क्वेश्चन ये रहेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो हमें देखना है सुनामी का मुख्य कारण इसमें कौन सा है। समुद्र के नीचे, समुद्र के पानी के नीचे जब भूकंप आता है तो इसी का एक अन्य रूप सुनामी कहा जाता है। तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा भूकंप। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्नलिखित में से किस पेटी में आते हैं? तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा प्री प्रशांत महासागरीय पेटी। जो इन पेटियों के आधार पर पूरे विश्व को 3 भागों में बांटा गया है। तो हमें देखना है यहां पर 63% भूकंप, और जो मध्य महाद्वीपीय पेटी जो यूरोप और एशिया में पड़ते हैं, यहां पर 21% भूकंप। और अगला है जो मध्य अटलांटिक पेटी जो अटलांटिक के मध्य है, इसमें 16% भूकंप आते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमारा आंसर रहेगा प्री प्रशांत महासागरीय पेटी, प्री पैसिफिक ओशियन बेल्ट। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? किस भाषा से जो सुनामी है वो लिया गया है? यहां पर हमारा रहेगा जापानी भाषा से सुनामी का संबंध है। सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। जो सुनामी है वो टसुनामी, इसमें यहां पर टी साइलेंट है तो इसको सुनामी नाम से बोला जाता है। तो यहां पर टसु का अर्थ होता है पोर्ट और नामी का अर्थ होता है वेव। जो बंदरगाहों पर जो तरंग आती है पानी की, उन्हीं को हम सुनामी के नाम से पुकारते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है? इसमें पूछा गया है 3 माध्यम होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसमें पूछा है तरल माध्यम से न गुजरने वाली रेखाएं। जो पी होता है ये होती है प्राइमरी वेव, लव वेव, और ये होती है सेकेंडरी वेव। इसमें बताना है जो प्राइमरी वेव है ये धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। इनकी स्पीड 8 किलोमीटर पर हावर रहेगी। और हमें देखना है कि जो ये प्राइमरी वेव है इनको प्राथमिक तरंगों के नाम से जाना जाता है। और जो धरातल है उस पर सबसे पहले यही पहुंचती है। ये करती है साउंड की तरह ये बिहेव करती है। आइए चलते हैं अगले की तरफ। ये है लॉन्ग वेव, जो ये होती है जिग जैग मोशन में चलती है और इनकी स्पीड सबसे कम 3 किलोमीटर पर हावर की पर सेकंड की, सॉरी यहां पर ये गलत हो गया, सेकंड के हिसाब से चलती है। हमें देखना है सबसे ज्यादा विनाशकारी ये लॉन्गिट्यूड वेव या फिर लो वेव यही होती है। इसके साथ साथ हमें जानना है कि ये जो है सॉलिड लिक्विड दोनों में चल सकती है, और ये है सॉलिड लिक्विड एंड
गैस तीनों में गमन कर सकती है। जो सेकेंडरी वेव है इनकी रहेगी 5 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है और ये है ओनली सॉलिड में गमन करेगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा तरल में न गुजरने वाली, तो यहाँ पर हमारा आंसर सेकेंडरी वेव द्वितीयक तरंगे रहेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिस्मोग्राफ किसे मापने के काम में लिया जाता है? जो सिस्मोग्राफ है वो भूकंपीय तरंगों को मापने में लिया जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसमें देखना है कि जैसे इसमें रिएक्टर स्केल में देखा था हमने 0 से लेकर 9 तक अंक प्रदर्शित किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखना है किसी स्थान पर 1, 2, 3 ऐसे करके भूकंप आते हैं। तो कोई स्थान ए और कोई स्थान बी और कोई स्थान सी और कोई स्थान डी ये मैप में दिए जाते हैं। तो कोई स्थान यहाँ पर 6 का भूकंप आया, 6 डिग्री का भूकंप यहाँ आया, 6 का यहाँ आया और 7 का यहाँ आया। तो इसने पूछा क्या है? समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात इन लाइनों को मिलाने वाली रेखा कौन सी होती है? इनको कहते हैं हम सह भूकंप रेखाएं, आइसो सेसिमल लाइन। अगला ऑप्शन है सह भूकंप रेखाएं। इसमें यह देखना है 1 बजे जिन जिन स्थानों पर भूकंप आया है उनको मिलाने वाली रेखाओं को कहेंगे हम सह भूकंप रेखाएं, होमोसेसिमल लाइन। तो यहां पर आंसर रहेगा सम भूकंप रेखाएं। इसके बाद समताप, जहां पर समान तापमान होता है उनको कहेंगे हम आइसोथर्म लाइन, और ये आइसोबार लाइन जहां पर समान दाब वाली रेखाएं होती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सम भूकंप रेखा का आकार प्राय होता है। जो सम भूकंप रेखाएं होती है इनका आकार होता है एक रेखीय, एक रेखा के अनुसार ये चलती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अग्निवलय सर्कल ऑफ फायर, प्रशांत महासागर के उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां भूकंप का कितने परसेंट आता है? अगर हम एग्जैक्ट की बात करें तो यहाँ पर 63% भूकंप आते हैं। लेकिन दोस्तों हमें देखना है इसके कोई आसपास का ऑप्शन जो यहाँ पर हमें सेटिस्फाई करेगा। तो 68% यहाँ पर हमें सेटिस्फाई करता है, तो ऑप्शन रहेगा 68। एग्जैक्ट की बात करें तो 63 हमें लगा लेना है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? इसमें पूछा है कि जो पृथ्वी का जो धरातल है यहाँ पर कौन सी घटना नहीं होती है? जो अपर्दन होता है वो भी धरातल पर होती है, अपक्षय होता है ये भी धरातल पर होती है, और जो ज्वालामुखी है मैग्मा और लावा ये सारी प्रक्रियाएं, मैग्मा जब ऊपर आता है तो ये भी धरातल पर घटित होती है। जो सुनामी है वो धरातल पर घटित नहीं होती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर रहेगा सुनामी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? अनुमेय मतलब जिसका अनुमान न हो, मतलब विच कांट वी डिटरमाइन या फिर फोरकास्ट, मतलब जिसकी संभावना न हो, जिसका अनुमान न लगाया गया हो। तो यहां पर आंसर रहेगा हमारा बवंडर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले, जो एशिया है अगर 4 भागों में इसको बांट दिया जाए तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो इसके पूर्वी क्षेत्रों में यहां पर भूकंपों का कारण बनता है। तो यहां पर रहेगा एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का आगमन,
यूरोपीय प्लेट के नीचे, ये तो ऑप्शन वैसे ही कट जाएगा। एशियाई प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट का अवगमन, तो यहां पर आंसर रहेगा हमारा एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। यहां पर जो एशियाई प्लेट है इसके नीचे पैसिफिक प्लेट जो अभिसरण बल है वो लगा रही है, तो यहां पर आंसर रहेगा एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। इन्हीं के कारण यहां पर भूकंप ज्यादातर मात्रा में आते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इन महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? इसमें सीधे सीधे तौर पर बात करें तो सीधा ये सुनामी के बारे में पूछना चाह रहा है। तो कहां पर है सुनामी? देखते हैं, डी ऑप्शन सही रहेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जापान के किस शहर ने हाल ही में विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया था? दोस्तों ये बात रहेगी 26 मार्च 2011 की। जापान में भयंकर सुनामी के कारण फुकुशिमा में सुनामी आई थी और वहां पर जो नाभिकीय संयंत्र है वो ब्लास्ट हो गए थे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।